हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके आज के इस एडवांस अकाउंटिंग के लेक्चर में सबका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम हमारे सिलेबस का यूनिट नंबर 4 दैट इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हमें ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो फाइनल अकाउंट्स है वो फाइनल अकाउंट्स कैसे तैयार किए जाते हैं इसके बारे में डिस्कशन करना है। फाइनल अकाउंट्स का जो प्रॉपर मीनिंग है या फिर फाइनल अकाउंट्स में कौन से स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, फाइनल अकाउंट्स क्यों तैयार किया जाता है यानी कि ऑब्जेक्टिव, इसके बारे में हमें प्रॉपर जानकारी है। हमने 11th स्टैंडर्ड से SY BCom तक जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, इनका फाइनल अकाउंट तैयार किया है। इस TY के ईयर में भी ये जो बैंकिंग कंपनीज है उन बैंकिंग कंपनीज का भी हमने फाइनल अकाउंट तैयार किया है। फाइनल अकाउंट के बारे में प्रॉपर जानकारी हमें है। इसको ध्यान में रखकर अब हमें ये फाइनल अकाउंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा कैसे तैयार किए जाते हैं इसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कशन करना है। आज के इस डिस्कशन में हम जो थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन है इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड यानी कि इसका मीनिंग, इसका ऑब्जेक्टिव्स, इसके टाइप्स या फिर फाइनल अकाउंट्स के बारे में, फाइनल अकाउंट से रिलेटेड जो कोऑपरेटिव एक्ट है उस एक्ट में क्या सेक्शंस है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज came into existence due to the exploitation of economically and socially weaker section of the society by manufacturers, big business persons, wholesalers or retailers. एक cooperative society why come into existence यानी कि cooperative society क्यों establish होती है। जनरली ये जो मैन्युफैक्चरर्स है या फिर बिग बिजनेस पर्सन्स है, होलसेलर्स है, ये जो रिटेलर्स है, इनके द्वारा जो सोसाइटी का वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकली और सोशली जो वीकर सेक्शन है उनका क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है यानी कि उनका क्या होता है, शोषण होता है। तो उस एक्सप्लॉयटेशन को फेस करने के लिए क्या होता है, ये जो वीकर सेक्शन है वो वीकर सेक्शन एक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है। When weaker section of society are finding out difficult with less earning, they were organized themselves for mutual help. These organization lead to form a cooperative society. ये जो weaker section है, जब ये weaker section financial difficulty फाइंड आउट करता है यानी कि वीकर सेक्शन जब फिनेंशियली क्राइसिस में होता है, ये फिनेंशियल क्राइसिस क्यों तैयार होते हैं, जनरली वो जो ये जो वीकर सेक्शन है उन वीकर सेक्शंस का क्या होता है, जो अर्निंग है वो अर्निंग क्या होता है, लेस होता है। ये जो लेस अर्निंग वाली सोसाइटी है यानी कि इकोनॉमिकली वीक सोसाइटी क्या होती है, खुद को क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है, ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, खुद को क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि खुद का ये ऑर्गेनाइजेशन किस लिए होता है, फॉर म्यूचुअल हेल्प यानी कि ये जो लेस अर्निंग वाले लोग हैं खुद को मदद करने के लिए क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो रिजल्ट है लीड टू फॉर्म क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये रिजल्ट क्या होता है, दिखाई देता है। ये लेस अर्निंग वाले लोग क्या होते हैं, फिनेंशियल डिफिकल्टी महसूस करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप खुद को हेल्प करने के लिए, खुद को मदद करने के लिए ये लोग क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। और उस ऑर्गेनाइजेशन का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। A cooperative society is a voluntary organization formed for purpose of promoting and protecting interest of its member. ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या है, एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि स्वेच्छा से ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, तैयार होती है। और ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों तैयार होती है, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स है यानी कि वॉलंटरीली जो लोग क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं,
उन सभी को इस कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या कहा जाता है, मेंबर्स कहा जाता है। सो इन मेंबर्स का जो इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होती है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म होती है, यानी कि तैयार होती है। सो फॉर्म होने के बाद एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑपरेट होती है, और ऑपरेट होते वक्त जो रिजल्ट है, ऑपरेशन का जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट क्या हो सकता है, इट डज अर्न प्रॉफिट विच मे बी पार्टली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स एंड पार्टली केप्ट एज रिजर्व। सो व्हाइल ऑपरेटिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जब ये कामकाज शुरू होता है तो क्या होता है, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो प्रॉफिट होता है, जनरली वो प्रॉफिट क्या किया जाता है, ये जो मेंबर्स है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, उनमें ये क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कि पार्टली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और पार्टली प्रॉफिट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या किया जाता है, रखा जाता है, एज रिजर्व ये प्रॉफिट रखा जाता है। बट जनरली या नॉर्मली अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इज नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग प्रॉफिट। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मोटिव है, वो मोटिव मेकिंग प्रॉफिट, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव नहीं होता। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव क्या होता है, म्यूचुअल हेल्प, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर है, वो मेंबर एक दूसरे को क्या करते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक दूसरे को क्या करते हैं, संभालते हैं, एक दूसरे की जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो प्रॉफिट ये क्या है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। अगर प्रॉफिट होता है तो उसको क्या किया जाता है, मेंबर अपना जो कैपिटल का रेशो है, उस रेशो में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और कुछ प्रॉफिट क्या किया जाता है, एज ए रिजर्व कोऑपरेटिव सोसाइटी में ही क्या किया जाता है, रखा जाता है। सो a cooperative society can be defined as an association of people, usually of limited means, who have voluntarily joined the organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a share and risk and benefits of organization. So अगर cooperative society की हम definition करें तो इसकी definition क्या की कैसे होती है, या फिर इसकी definition कैसे की जा सकती है। Generally it is an association of people. क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक पीपल का खाली क्या है, एक एसोसिएशन है, यूजुअली ऑफ लिमिटेड मीन्स। और इस एसोसिएशन के पास जो मीन्स है, मीन्स का मतलब क्या है, यहाँ जो सोर्स है, रिसोर्सेज जो है, कैपिटल वगैरह एसेट्स, इसको यहाँ क्या कहा जाता है, मीन्स कहा जाता है। सो इस एसोसिएशन के जो मीन्स है वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, कम होते हैं। हु हैव वॉलंटरीली ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये जो पीपल एसोसिएट होते हैं, वो ये क्या होता है, एक वॉलंटरीली एसोसिएशन होता है, और इसमें ये लोग क्या करते हैं, जो कैपिटल रिक्वायर्ड है, सो एसोसिएशन करना है, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को एस्टेब्लिश करना है, तो रूटीन ऑपरेशन के लिए क्या जरूरी होता है, कैपिटल जरूरी होता है। सो ये जो रिक्वायर्ड कैपिटल है, ये रिक्वायर्ड कैपिटल, ये जो मेंबर्स है, ये मेंबर्स क्या करते हैं, इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो शेयर्स है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो शेयर्स क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एज वेल एज जो ऑपरेशनल रिस्क है, वो ऑपरेशनल रिस्क ये मेंबर्स एक्सेप्ट करते हैं, और जो रिजल्ट मिलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, या फिर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो रिजल्ट मिलता है, जनरली ये रिजल्ट बेनिफिट भी हो सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है, उसको भी ये मेंबर्स क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जनरली इस तरह से इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्या की जाती है, डेफिनेशन की जाती है। अब महाराष्ट्र इज कंसिडर्ड एज मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट इन द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अगर हम इंडिया से कंपेयर करें, महाराष्ट्र का अगर इंडिया से हम कंपेरिजन करें, तो महाराष्ट्र क्या है, इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के डेवलपमेंट के बारे में अगर उसको देखें, तो महाराष्ट्र क्या है, एक मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है
कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या है, महाराष्ट्र में क्या होती है, क्रिएट होती है। यानी कि नंबर ऑफ सोसाइटीज जो है वो नंबर ऑफ सोसाइटीज महाराष्ट्र में, नंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज महाराष्ट्र में क्या होती है, एस्टेब्लिश होती है। यानी कि एक कोऑपरेटिव स्टेट है, हम ऐसे महाराष्ट्र के बारे में कह सकते हैं। सो द अकाउंटिंग प्रोसीजर्स एंड फाइनल अकाउंट्स, the accounting procedures and final account formats differ from state to state, as each state in India has its own cooperative act. So ये जो cooperative, ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एक स्टेट का सब्जेक्ट है। सो हर एक स्टेट में कोऑपरेटिव सेक्टर से रिलेटेड क्या है, सेपरेट एक्ट है। सो इस एक्ट के तहत जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है या फिर जो फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट्स है वो क्या होते हैं, हर स्टेट में डिफरेंट होते हैं। तो हमें महाराष्ट्र में इस कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है या फिर अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी सेक्शंस है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो एक्ट है उसके बारे में यहाँ हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मेन प्रोविजंस ऑफ महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, जो कि क्या हुआ है 1960 में। इस एक्ट का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। और इस एक्ट में क्या है, जो रूल्स है 1961 के, उन रूल्स को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। सो पहले हम जो टाइप्स है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ हमने जो टाइप्स लिए हैं वो खाली सिलेबस में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के टाइप्स है उसके बारे में यहाँ हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो टाइप है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, इसका मीनिंग, दिस इज ओल्डेस्ट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव इन इंडिया। इट केम into existence around 1904, that is around 1904 with the passing of Cooperative Societies Act 1904, that is 1904. The main purpose of this type of societies is to provide loans to members at low rate of interest. So ये जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, एक ओल्डेस्ट टाइप है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। और इसका जो एग्जिस्टेंस है यानी कि इसकी जो शुरुआत है वो शुरुआत कब हुई है, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट इंडिया में पहला जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पास हुआ 1904 में, उस एक्ट से यानी कि 1904 से एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारे इंडिया में क्या होती है, दिखाई देती है। सो इसका जो मेन पर्पज है, मेन पर्पज यानी कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेन पर्पज है वो मेन पर्पज क्या है, इज टू प्रोवाइड लोन्स टू मेंबर्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो मेन पर्पज क्या है, जो लोन्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स है उस मेंबर्स को जो फिनेंशियल नीड होती है वो फिनेंशियल नीड को फुलफिल करने के लिए लोन्स प्रोवाइड करना। और ये जो लोन्स है वो क्या किए जाते हैं, एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या है, मेन पर्पज है। सो सेकंड है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो सेकंड कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी है, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। जनरली कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी established by consumers, that is these types of societies formed by consumers itself। यानी कि जो कस्टमर्स है, जो ग्राहक है, वो ग्राहक क्या करते हैं, इस टाइप की सोसाइटी को एस्टेब्लिश करते हैं। सो द कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी परचेसेस इन बल्क and in large quantities and sells it to members or to customers at reasonable prices and also good quality। So ये जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, जनरली एक कस्टमर इसको क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। सो
ये सोसाइटी क्या करती है, जो बल्क परचेस है यानी कि बड़ी मात्रा में या फिर लार्ज क्वांटिटी में ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, परचेस करती है और एक क्वांटिटी अपने जो मेंबर्स है या फिर जो कंज्यूमर्स है उनको क्या करती है, एट रिजनेबल प्राइस क्या करती है, सेल करती है। यानी कि जो क्वालिटी मटेरियल है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, क्वालिटी गुड्स है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, बल्क परचेस करती है और रिजनेबल प्राइस से अपने जो मेंबर्स है उनको क्या करती है, वो सेल आउट करती है। देयरफॉर कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इलिमिनेट इंटरमीडियरीज बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। सो ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करते हैं, जो बायर्स और सेलर में जो इंटरमीडियरीज है, ये इंटरमीडियरीज की वजह से क्या होता है, जो सेल्स की प्राइस है वो सेल्स की प्राइस क्या होती है, बढ़ती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए यानी कि जो इंटरमीडियरीज है उन इंटरमीडियरीज को रिमूव करने के लिए ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या की जाती है, एस्टेब्लिश की जाती है। सो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एज वेल एज कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनका जो फाइनल अकाउंट्स है वो कैसे तैयार किया जाता है, इसके बारे में इस चैप्टर में हमें डिस्कशन करना है। अब ये जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो डेफिनेशन दी गई है उसके बारे में यहाँ हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन क्या है इस एक्ट में। इस एक्ट का जो सेक्शन 2 है 27, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन की है। क्या है वो डेफिनेशन, सोसाइटी मीन्स अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड और डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। सिंपल डेफिनेशन है, जो सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है, उसको क्या कहा जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है। यानी कि जो एसोसिएशन है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एसोसिएशन ये ऑर्गेनाइजेशन अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर होती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कॉर्पोरेट बॉडी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। क्या है, एक सेपरेट क्या है, ये बॉडी है। सेक्शन 167 दैट इज 167, ये जो सेक्शन है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का, ये क्या कहता है, स्टेट दैट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट आर नॉट एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो जो कंपनी एक्ट की प्रोविजंस है वो प्रोविजंस इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को लागू नहीं होती। सो ये जो कोऑपरेटिव ईयर है वो कोऑपरेटिव ईयर की क्या डेफिनेशन है, द एक्ट हैज फिक्स 31st day of March as the day of balancing the accounts of the society. However, any other day can be fixed by society for this purpose with prior approval of the registrar. It means that the cooperative year need not necessarily be from 1st April to 31st March. Normally, nowadays, societies follow 31st March as the year ending to conform with the Income Tax Act. So, कोऑपरेटिव ईयर कब शुरू होता है, जनरली क्या है, 31st मार्च जो है वो 31st मार्च को ही जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट्स है उसका क्या किया जाता है, बैलेंसिंग किया जाता है। मगर एनी अदर डे कैन बी फिक्स बाय सोसाइटी फॉर दिस पर्पज विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी 31st मार्च को फाइनल अकाउंट नहीं तैयार करना चाहती, कोई अदर डे अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी फिक्स करना चाहती है, तो जो अप्रूवल है, प्रायर परमिशन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो रजिस्ट्रार है, उस रजिस्ट्रार के अप्रूवल के बाद ये डेट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कर सकती है, बदल सकती है। बट जनरली क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपना जो फाइनल अकाउंट्स है वो फाइनल अकाउंट्स कौन से तारीख को तैयार करती है, 31st मार्च को तैयार करती है। मेंबर्स, सो मेंबर्स का मतलब क्या है, अंडर सेक्शन 219 अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स अ पर्सन ज्वाइनिंग इन एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी
का मेंबर्स को कहते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में एप्लीकेशन करके कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन करने वाला कोई भी पर्सन क्या होता है, मेंबर होता है। जनरली ये क्या होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर होल्डर्स होते हैं। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या फिर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं, ये जो सेक्शन 79 है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का, क्या है, रजिस्टर में डायरेक्ट टू कीप प्रॉपर अकाउंट्स इन रिलेशन टू। ये जो रजिस्ट्रार है, ये रजिस्ट्रार इसके रिगार्ड क्या करता है, गाइडलाइंस देता है। सो ये गाइडलाइंस किससे रिलेटेड होते हैं, जनरली ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड by the society and the matters in respect of which receipts and expenditure takes place. So पहला जो रिकॉर्ड है वो किससे रिलेटेड है, जो मनी रिसीव्ड एज वेल एज मनी एक्सपेंडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस, यानी कि जो मैटर्स है रिसीट एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, उसका जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी को करना पड़ता है। देन all sales and purchases of goods by the society and of the stock in hand and its valuation। अगर सोसाइटी ट्रेडिंग एक्टिविटी करती है तो ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, यानी कि जो सेल्स की एक्टिविटी है, परचेस की एक्टिविटी है, जो स्टॉक है या फिर उसका जो वैल्यूएशन है, उसका जो प्रॉपर रिकॉर्ड है वो प्रॉपर रिकॉर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी को करना पड़ता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास जो असेट्स या फिर जो लाइबिलिटीज है उसका भी रिकॉर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी को करना पड़ता है। देन कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट का ये जो रूल नंबर 65 है वो क्या कहता है, रूल्स गिव्स अ स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग बुक्स टू बी मेंटेन बाय द सोसाइटी। सो कौन से बुक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ने मेंटेन करने चाहिए, इसके बारे में ये रूल नंबर 65 क्या करता है, एक इस 65 रूल के तहत एक स्पेसिफिक जो लिस्ट है वो लिस्ट दी है। सो कौन से बुक्स मेंटेन करने पड़ते हैं, कैश बुक, जनरल लेजर या फिर पर्सनल लेजर, स्टॉक रजिस्टर, प्रॉपर्टी रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शंस एंड देयर रेक्टिफिकेशंस, सच अदर अकाउंट्स एंड बुक्स एज फ्रॉम टाइम टू टाइम बी स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। सो एक कुछ बुक्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज को क्या करने पड़ते हैं, मेंटेन करने पड़ते हैं। देन ये जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे तैयार किए जाते हैं। सो ये जो रूल नंबर 61 है इस एक्ट का, ये रूल नंबर 61 क्या कहता है, द सोसाइटी विल हैव टू प्रिपेयर विद इन 45 डेज ऑफ द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर द फॉलोइंग फिनेंशियल स्टेटमेंट। सो ये पॉइंट यहाँ क्या है, इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव सेक्टर का यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का अकाउंटिंग ईयर जिस तारीख को खत्म होता है यानी कि 31 मार्च को, उस तारीख के बाद विद इन 45 डेज यानी कि 1.5 महीने में इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं। सो कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं, पहला स्टेटमेंट होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा स्टेटमेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, और तीसरा स्टेटमेंट होता है बैलेंस शीट का। सो ये 3 स्टेटमेंट हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपना अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद 45 दिन में विद इन 45 डेज क्या करने पड़ते हैं, तैयार करने पड़ते हैं। देन जो रूल नंबर 62 है, इस रूल नंबर 62 में जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स है बैलेंस शीट के और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स क्या किए हैं, दिए हैं। जनरली इस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म को क्या कहा जाता है, फॉर्म एन कहा जाता है। सो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्यूली प्रिपेयर्ड इन दिस फॉर्म आर टू बी लेट डाउन बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग which is to be held within 3 months from the end of accounting year। So ये जो फॉर्म एन है, इस फॉर्म एन में ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करने के बाद ये दोनों स्टेटमेंट जो एनुअल जनरल मीटिंग है उस एनुअल जनरल मीटिंग में क्या किए जाते हैं, प्रेजेंट किए जाते हैं। और ये जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो एनुअल जनरल मीटिंग कब कंडक्ट करनी पड़ती है,
अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद विदिन 3 मंथ्स ये एनुअल जनरल मीटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या करनी पड़ती है, कंडक्ट करनी पड़ती है। सो इस एनुअल जनरल मीटिंग में ये फॉर्म एन क्या किए जाते हैं, प्रेजेंट किए जाते हैं। द रजिस्ट्रार में परमिट अ पर्टिकुलर सोसाइटी टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन सम अदर फॉर्म एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस रूल। अगर कोई सोसाइटी फॉर्म एन को फॉलो नहीं करना चाहती तो जो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार है वो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार इसके बारे में उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या करता है, जो अप्रूवल है यानी कि जो परमिशन है वो परमिशन क्या करता है, जो इस एक्ट के जो प्रोविजंस है उस प्रोविजंस के अधीन रहकर ये रजिस्ट्रार उनको क्या करता है, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है अदर देन फॉर्म एन करने के लिए जो परमिशन है वो परमिशन देता है। लेकिन जनरली अपने महाराष्ट्र में फॉर्म एन को ही ज़्यादातर सोसाइटीज क्या करती है, फॉलो करती है। अब असर्टनमेंट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसका एप्रोप्रिएशन कैसे किया जाता है। सो देखो ये जो सेक्शन 65 है, ये 65 सेक्शन क्या कहता है, स्टेट्स दैट द सोसाइटी शैल कंस्ट्रक्ट इट्स रिलेवेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अराइव एट इट्स कॉन्सिक्वेंट नेट प्रॉफिट और लॉस इन मैनर प्रिस्क्राइब। सो हर एक सोसाइटी को क्या करना पड़ता है, ये जो फॉर्म एन है वो फॉर्म एन तैयार करके जो कॉन्सिक्वेंट प्रॉफिट है या फिर लॉस क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और बैंकिंग शुड अडॉप्ट मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग टू अराइव एट ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट। सो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या फिर बैंकिंग बिजनेस में ऑपरेट करती है तो उसको जो मर्केंटाइल सिस्टम है अकाउंटिंग की, यानी कि जो डबल एंट्री सिस्टम है, जो अकाउंटिंग के रूल्स हमने अब तक देखे हैं वो फॉलो करके ये कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करके जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो फिनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करके क्या कर सकती है कि जो नेट प्रॉफिट या फिर लॉस है वो कैलकुलेट कर सकती है। नेक्स्ट जो सेक्शन 65(2) है वो क्या कहता है, सोसाइटी में अप्रोप्रिएट इट्स नेट प्रॉफिट टू द रिजर्व फंड और एनी अदर फंड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू मेंबर्स ऑन देयर शेयर्स। सो हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो नेट प्रॉफिट है उस नेट प्रॉफिट का क्या करना पड़ता है, एप्रोप्रिएशन करना पड़ता है। और ये एप्रोप्रिएशन कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, जो रिजर्व फंड्स है या फिर एनी अदर फंड्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में तैयार होते हैं, तैयार किए जाते हैं, उस फंड को कुछ प्रॉफिट जो है वो क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर करना एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। नो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट शैल बी अप्रोप्रिएटेड एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ द जनरल बॉडी। सो ये जो अप्रोप्रिएशन है ये अप्रोप्रिएशन फाइनल कब होता है, आफ्टर अप्रूवल ऑफ जनरल बॉडी। ये जो जनरल बॉडी है यानी कि जो डायरेक्टर्स है उन डायरेक्टर्स का अप्रूवल मिलने के बाद ये अप्रोप्रिएशन क्या होता है, फाइनल होता है। देन सेक्शन 64 क्या कहता है, states that no part of the funds other than the dividend equalization or bonus equalization shall be paid by way to bonus or dividend to its members। so ये सेक्शन क्या कहता है कि जो मेंबर्स को बोनस दिया जाता है या फिर मेंबर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है वो बोनस या फिर डिविडेंड कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे दे सकती है। तो जनरली ये जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है या फिर बोनस इक्वलाइजेशन फंड है इसको यूटिलाइज करके ही क्या किया जाता है, बोनस और डिविडेंड मेंबर्स को दिया जाता है। यानी कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड या फिर बोनस इक्वलाइजेशन फंड के अलावा अदर देन अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ फंड है तो उसको डिविडेंड देने के लिए या फिर
मेंबर्स को बोनस देने के लिए यूज नहीं किया जा सकता, ये सेक्शन 64 कहता है। देन ये जो सेक्शन 68 है वो क्या कहता है, एवरी सोसाइटी शैल कंट्रीब्यूट एनुअली टुवर्ड्स द एजुकेशन फंड। सो हर एक सोसाइटी को क्या करना पड़ता है, हर साल जो एजुकेशन फंड है, गवर्नमेंट ये एजुकेशन फंड क्या करती है, एस्टेब्लिश करती है। सो उस एजुकेशन फंड में हर एक सोसाइटी को क्या करना पड़ता है, कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। सो ये कंट्रीब्यूशन कैसे दिया जाता है या फिर कितना दिया जाता है, रूल नंबर 53 प्रिस्क्राइब्स द रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सोसाइटी। सो इस रूल नंबर 53 में ये कंट्रीब्यूशन जो है, रेट कंट्रीब्यूशन के जो रेट है वो रेट क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। सो ये वो क्या है, रेट है। ये जो प्राइमरी कंज्यूमर सोसाइटी है उसको कितना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, 2 पैसे पर 100 रुपीज ऑफ वर्किंग कैपिटल सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ रुपीज 1000। सो जो वर्किंग कैपिटल है, अगर 100 रुपीज का वर्किंग कैपिटल है तो उसमें से 2 पैसे यानी कि 2 पैसे प्राइमरी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, एजुकेशन फंड को कंट्रीब्यूट करती है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये रकम कितनी हो सकती है, 1000 हो सकती है। अगर अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो ये कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 10% ऑफ द वर्किंग कैपिटल इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज which have earned profit during the previous year subject to maximum of ₹500। So अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या करना पड़ता है, अगर पिछले ईयर में ये सोसाइटी प्रॉफिट अर्न करती है, अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले ईयर में ये सोसाइटी को अगर प्रॉफिट होता है तो उस सोसाइटी को अपनी वर्किंग कैपिटल का जो 10% है सब्जेक्ट टू ₹500 वो क्या करना पड़ता है, एजुकेशन फंड को देना पड़ता है। देन रिजर्व फंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है while preparing the final accounts of cooperative society। so ये जो सेक्शन 66 है 1 as well as 2 state that every society deriving profit, अगर सोसाइटी को प्रॉफिट होता है तो ये सेक्शन क्या कहता है, shall transfer 25% of the profit to reserve fund। so अगर सोसाइटी को प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से 25% प्रॉफिट रिजर्व फंड को क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन of the section, the registrar may fix the contribution not less than 10% in some cases of any society having regards to its financial position। तो ये 25% इसमें ये जो रजिस्ट्रार है वो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो फिनेंशियल पोजीशन है वो फिनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करके ये परसेंटेज रजिस्ट्रार क्या करता है, फिक्स करता है, उसमें चेंज कर सकता है, लेकिन ये परसेंटेज 10% से कम नहीं होता। देन स्टैट्यूटरी फॉर्मेट्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स। सो फाइनल अकाउंट्स जो तैयार किए जाते हैं इसके जो स्टैट्यूटरी फॉर्मेट्स है उसके बारे में हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है। हमने देखा है जो एन फॉर्म है उस एन फॉर्म में कोऑपरेटिव सोसाइटी को फाइनल अकाउंट्स तैयार करने पड़ते हैं। तो ये कैसे होते हैं, there is no prescribed format for trading account which can be prepared in usual manner। so trading account का कोई भी फॉर्मेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं है। यानी कि अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो उस ट्रेडिंग कंसर्न को ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करने के लिए ऐसा कोई फॉर्मेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये जो एक्ट है उस एक्ट में नहीं है। सो ये ट्रेडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कर सकती है, कैन बी प्रिपेयर्ड इन द यूजुअल मैनर। यानी कि जो नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया जाता है उसी तरह एक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कर सकती है, अपना ट्रेडिंग अकाउंट तैयार कर सकती है। तो इससे हम ऐसा कह सकते हैं कि खाली ये जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट किससे रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है और बैलेंस शीट से रिलेटेड ये फॉर्मेट है। और एक पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट है, नो अप्रोप्रिएशंस कैन बी मेड अनलेस द अकाउंट्स आर ऑडिटेड एंड अप्रूव्ड by the general body। Hence, no profit and loss appropriation account is prepared along with the annual accounts submitted by the managing committee to the general body for approval। so एक यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये जो अप्रोप्रिएशंस किए जाते हैं हमने पिछली स्लाइड में देखा कि प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद
क्या करना पड़ता है, अप्रोप्रिएशन करना पड़ता है। लेकिन ये जो अप्रोप्रिएशन है, नो अप्रोप्रिएशन कैन बी मेड अनलेस अकाउंट्स आर ऑडिटेड एंड अप्रूव्ड बाय द जनरल बॉडी। यानी कि अप्रोप्रिएशन कब किया जा सकता है, उस अकाउंट्स का ऑडिट होना चाहिए और जो जनरल बॉडी है उस जनरल बॉडी का क्या होना चाहिए, उसके लिए अप्रूवल होना चाहिए। अप्रूवल होने के बाद ही ये अप्रोप्रिएशन क्या होते हैं, फाइनल होते हैं। हेंस नो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अलॉन्ग विद द एनुअल अकाउंट्स। यानी कि जो एनुअल अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट, उस वक्त ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार नहीं किया जाता। एक पॉइंट यहाँ क्या है, इंपॉर्टेंट है। सो ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। ये क्या है, फॉर्म एन है। क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। सो रूटीन फॉर्मेट है। खाली कॉलम यहाँ देखो, जो डेबिट साइड है उसमें जो पहला कॉलम है उसमें जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो डेटा है वो डेटा फिल करना पड़ता है, और बाद में जो राइट हैंड का कॉलम है उसमें जो करंट ईयर का डेटा है वो करंट ईयर का डेटा फिल करना पड़ता है। सो पर्टिकुलर्स में पहले डेबिट साइड में क्या है, अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो ग्रॉस लॉस या फिर ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है को लिखना पड़ता है, और बाद में ये जो इंटरेस्ट पेड है, बैंक चार्जेस, सैलरीज अलाउंस, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, मैनेजिंग डायरेक्टर्स अलाउंस, मैनेजिंग कमिटी रेम्यूनरेशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ स्टाफ, रेंट रेट, टैक्सेस, पोस्टेज, ऑडिट फी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, जनरल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, ये कुछ जो एक्सपेंडिचर्स है, ये एक्सपेंडिचर्स डेबिट साइड में क्या करने पड़ते हैं, ट्रांसफर करने पड़ते हैं। और जो क्रेडिट साइड है उस क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है, डिविडेंड जो शेयर्स पर मिला है, या फिर जो अदर इनकम है जैसे कि शेयर ट्रांसफर फी, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फॉर्म्स, सन्ड्री इनकम, ये कुछ जो इनकम के आइटम है, ये इनकम के आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं। सो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जिसको क्या कहा जाता है, एन फॉर्म कहा जाता है। देन ये है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, फॉर्म एन, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। सो ये बैलेंस शीट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, थोड़ा हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा, तो ये समझना जरूरी है। सो ये देखो, बैलेंस शीट टी फॉर्मेट में ही तैयार की जाती है। लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज, राइट साइड में असेट्स। ये जो लाइबिलिटीज है, प्रीवियस ईयर का भी डेटा यहाँ देना पड़ता है, एज वेल एज करंट ईयर का भी डेटा राइट साइड में हमें क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। सो देखो, ये जो लाइबिलिटीज है, इस लाइबिलिटीज में कुछ जो हेड्स है वो हेड्स तैयार करके जो पर्टिकुलर लाइबिलिटी है वो पर्टिकुलर लाइबिलिटी क्या की जाती है, ट्रांसफर की जाती है। सो देखो, पहले हम लाइबिलिटीज का डिस्कशन करेंगे। जो पहला आइटम है लाइबिलिटीज में वो होता है शेयर कैपिटल का। जो दूसरा आइटम है वो रिजर्व फंड एंड अदर फंड्स का। जो तीसरा आइटम है वो है स्टाफ प्रोविडेंट फंड का। जो चौथा आइटम है वो है सिक्योर्ड लोन्स का। जो पांचवा आइटम है वो है अनसिक्योर्ड लोन्स का। जो 6 नंबर का आइटम है वो है डिपॉजिट्स का। जो 7th नंबर का आइटम है वो है करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस का। देन 8th नंबर का आइटम है वो है अनक्लेम डिविडेंड का। देन 9th नंबर का आइटम है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। 10th नंबर का आइटम है अदर लाइबिलिटीज का, और 11th नंबर का आइटम है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। यानी कि लाइबिलिटी साइड में जो भी हम बैलेंसेस ट्रांसफर करेंगे उसको इस हेड में हमें पहले क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है, और उसके बाद उस हेड में बैलेंस शीट में हमें क्या करना पड़ता है, उसको ट्रांसफर करना पड़ता है। तो ये हेड्स हमें क्या होना जरूरी है, याद रहना, ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। सो ये जो पहला है शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल से रिलेटेड रिजर्व फंड और अदर फंड्स में ये रिजर्व फंड, बिल्डिंग फंड, डेवलपमेंट फंड, रिजर्व फॉर डॉटफुल डेट, डेप्रिसिएशन फंड, एक कुछ जो फंड्स है उसको इस रिजर्व फंड में ट्रांसफर किया जाता है। जो स्टाफ प्रोविडेंट फंड है, जो सिक्योर्ड लोन है जिसमें डिवेंचर, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट लोन, गवर्नमेंट लोन, अदर सिक्योरिटी, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जो लोन्स लिए हैं
और जिसको सिक्योरिटी दी है ये लोन इसमें क्या किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं। देन जो लोन्स अनसिक्योर्ड है जैसे कि बैंक से है, गवर्नमेंट से है, बिल्स पेबल है, अदर्स है, ये जो कुछ लाइबिलिटीज है अनसिक्योर्ड लोन में ट्रांसफर की जाती है। डिपॉजिट्स, अगर ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है। तो ये फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, ये कुछ हेड डिपॉजिट में होते हैं, वो डिपॉजिट्स इस डिपॉजिट में ट्रांसफर किए जाते हैं। अदर देन जो करंट लाइबिलिटीज है, प्रोविजंस है, जैसे सन्ट्री लाइबिलिटीज है, आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एडवांसेस रिकवरी, अनएक्सपायर्ड सब्सक्रिप्शन वगैरह है। सो ये करंट लाइबिलिटी में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। देन अनक्लेम्ड डिविडेंड है, सेपरेट हेड है इसका। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड एक सेपरेट हेड है। अदर लाइबिलिटीज है, यानी कि ऊपर के लिस्ट में जो लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं हुई वो अदर लाइबिलिटी में ट्रांसफर की जाती है। और देन जो प्रॉफिट एंड लॉस का अप्रोप्रिएशन है, यानी कि प्रॉफिट का जो अप्रोप्रिएशन है वो अप्रोप्रिएशन यहाँ हमें दिखाना पड़ता है। सो ये जो 11 हेड्स है उसको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अब जो असेट साइड है उसको हम देखते हैं। इसमें पहला हेड है कैश बैलेंस का, दूसरा हेड है इन्वेस्टमेंट का, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इन्वेस्टमेंट करती है वो इन्वेस्टमेंट। तीसरा हेड है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट का। चौथा हेड है लोन्स एंड एडवांसेस का, यानी कि जो लोन्स वगैरह दिए हैं। देन पांचवा हेड है सन्ट्री डेटर्स का। जनरली जो क्रेडिट कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसमें सन्ट्री डेटर्स आते हैं। और ये जो लोन्स एंड एडवांसेस है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये लोन्स एंड एडवांसेस ज़्यादातर आते हैं। देन है करंट असेट्स का, जिसमें टूल्स, इक्विपमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, ये कुछ आइटम करंट असेट्स में आते हैं। देन है फिक्स्ड असेट्स का, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, लाइव स्टॉक, डेड स्टॉक, व्हीकल्स, ये कुछ आइटम इस फिक्स असेट में आते हैं। देन नेक्स्ट हेड है मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का। ये जो अनरिटन लॉसेस है जिसको राइट ऑफ नहीं किया, वो जो लॉसेस है जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, एडवांसेस है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस है, गुडविल है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कुछ जो आइटम है वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस या एंड लॉसेस में उनको क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। देन है अदर आइटम्स, जो आइटम बैलेंस शीट के ऊपर के हेड में ट्रांसफर नहीं होते उसको अदर आइटम्स के हेड के तहत क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू है, और अदर जो उसको हमें क्या करना है, स्पेसिफाई करना है। देन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि अगर लॉस है तो वो लॉस क्या किया जाता है, एक्यूमुलेटेड लॉस। यहाँ इस हेड के तहत क्या किया जाता है, इस हेड में दिखाना पड़ता है। जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है या फिर जो करंट लॉसेस है इसको इस बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या करना पड़ता है, हमें नोट करना पड़ता है। तो देखो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड 11 हेड है और बैलेंस शीट की जो असेट साइड है इसमें भी कितने हेड है, 11 हेड है। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में, कोऑपरेटिव अकाउंटिंग के जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है उस फिनेंशियल स्टेटमेंट में ये जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट थोड़ा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें ये जो हेड्स है वो हेड्स हेड का जो ऑर्डर है, यानी कि जो क्रोनोलॉजिकली इसका जो ऑर्डर है, पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, चौथा आइटम, उसको याद रखना ये फाइनल अकाउंट को सॉल्व करते वक्त क्या है, इम्पॉर्टेंट है। सो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त इसका हम ज़्यादा क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।